नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चोलाज की शुरुआत करेंगे। चोल, चालुक्य, संगम पीरियड, इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले चोला एम्पायर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चोला एम्पायर की कैपिटल कहाँ पर थी। तो चोला एम्पायर की कैपिटल पहले तंजौर थी, बाद में चोला एम्पायर की कैपिटल गंगईकोंडापुरम हो गई थी। पहले चोला एम्पायर की कैपिटल तंजौर थी, बाद में गंगईकोंडापुरम हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है चोला एम्पायर का फाउंडर कौन था। तो विजयालया चोला एम्पायर का फाउंडर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोनमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो ग्राम स्वशासन ऑटोनमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसके शासनकाल में फेमस था या किसके शासनकाल में था। तो चोला एम्पायर में था। चोला एम्पायर का विलेज ऑटोनमी बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक, बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड था, जिसे हम आज लोकल सेल्फ गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत भारत में ग्राम स्वशासन की कल्पना की गई थी। यही ग्राम स्वशासन चोला एम्पायर में ही था। यह ग्राम स्वशासन की जानकारी, इस ग्राम स्वशासन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से इस ग्राम स्वशासन यानी विलेज ऑटोनॉमी की जानकारी, चोलास पीरियड के विलेज ऑटोनॉमी की जानकारी हमें उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नटराज की मूर्ति, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराजा, नटराज की मूर्ति हमें किस आर्ट के बारे में बताती है, किसके टाइम पीरियड के आर्ट के बारे में बताती है। तो ये नटराज की मूर्ति भगवान शंकर के नृत्य करते हुए दृश्य को प्रदर्शित करता है। यह डांसिंग शिवा को शो करता है, जिसमें भगवान शिव के 4 हाथ थे। इस मूर्ति में भगवान शिव के 4 हाथ थे। यह प्रश्न पूछा गया है कि नटराजा मूर्ति में भगवान शिव के कितने हाथ हैं। इसमें भगवान के 4 हाथ हैं। यह किसके टाइम पीरियड की है, किसके टाइम पीरियड के आर्ट के बारे में शो ऑफ करती है। तो ये चोला आर्ट के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है। यानी चोला टाइम पर नटराज की मूर्ति जो कि ब्रॉन्ज की बनी होती थी, यह हमें प्रतीत होती है। इस ब्रॉन्ज की मूर्ति में जो राइट वाला कान होता था, भगवान शंकर के राइट के कान में उन्होंने मेंस ईयरिंग पहनी थी। मेंस ईयरिंग यानी जेंट्स ईयरिंग पहने थे। जबकि भगवान शंकर की नटराज मूर्ति में के लेफ्ट ईयर में जो बाएं तरफ का कान होता था, उसमें भगवान शंकर ने वुमेन्स ईयरिंग पहनी है, यानी महिलाओं की ईयर रिंग्स पहनी हुई हैं। जो यह इस चीज़ का सिंबल है, इस चीज़ का वर्णन करता है कि अर्धनारीश्वरा का वर्णन हमें करता है। अर्धनारीश्वर यानी आधा नारी, ऐसा ईश्वर जो आधा नारी हो। अर्धनारीश्वर का सिंबल हमें नटराज मूर्ति में मिलता है। नटराज मूर्ति में बाएं कान में उन्होंने वुमेन्स ईयरिंग पहन रखी है। अगला क्वेश्चन आता है कि बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, अगला क्वेश्चन ये पहले है कि दक्षिण मूर्ति भगवान शिव की दक्षिण मूर्ति करके एक उनकी स्कल्पचर है जो कि साउथ फेसिंग डायरेक्शन में है। साउथ फेसिंग डायरेक्शन मतलब दक्षिण की दिशा में चेहरा करके एक मूर्ति है भगवान शंकर की, जो दक्षिणा मूर्ति के नाम से जानी जाती है। यह मूर्ति किस चीज़ के, इसका जो पोस्चर है वो किस चीज़ को दिखाता है। तो यह एक टीचर को दिखाता है, एक शिक्षक को प्रदर्शित करता है। दक्षिणा मूर्ति ऑफ शिवा एक टीचर यानी एक शिक्षक को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति
भारत में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति कहाँ पाई जाती है? तो यह बृहदेश्वरा टेम्पल के सामने पाई जाती है। बृहदेश्वरा टेम्पल है जिसके सामने नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति हमें मिलती है भारत में। यह किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो राजराजा प्रथम के शासनकाल में बनाई गई थी। यह द्रविड़ा बृहदेश्वरा मंदिर जो है वो द्रविड़ा स्टाइल पर बना था। जब हम आर्ट पढ़ते हैं तो इसमें एक नगरा स्टाइल के टेम्पल पढ़ते हैं, एक द्रविड़ा स्टाइल के टेम्पल पढ़ते हैं। तो बृहदेश्वरा टेम्पल द्रविड़ा स्टाइल पर बना हुआ था। किसके शासनकाल में बना था? तो चोला के टाइम पीरियड पर बना था, चोला स्टाइल से बना हुआ था। राजराजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था बृहदेश्वरा मंदिर। इसी मंदिर के सामने नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति हमें मिलती है। क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया में नवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। किसके टाइम पीरियड में साउथ में नवल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो चोला के टाइम का जो नवल पावर था ना, वो बहुत ही मैसिव लेवल पर उसकी प्रख्याति थी, बहुत ही मैसिव लेवल पर वह प्रसिद्ध था। वो इतना स्ट्रॉन्ग था, चोला टाइम पीरियड का नवल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था कि इन्होंने सेलोन, उस समय का सेलोन जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाने जानते हैं, उस समय सेलोन के नाम से जानते थे, वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता था। इस श्रीलंका पर राजेंद्र प्रथम जो चोलों के राजा थे उन्होंने हमला किया और उसे जीत लिया। सिलोन के राजा कौन थे? महिपाल। राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हरा करके श्रीलंका पर विजय घोषित की और इसी विजय की घोषणा के बाद उन्होंने चोलों की जो नई राजधानी बनाई गंगईकोंडापुरम, गंगईकोंडापुरम के नाम से उन्होंने नई राजधानी बनाई चोलों की। चोलों की पहली राजधानी क्या थी? तंजौर। राजेंद्र प्रथम ने जब श्रीलंका को जीता तो उसने चोलों की नई राजधानी बनाई गंगईकोंडा चोलापुरम। चोलों ने श्रीलंका को तो जीता ही जीता, उसी के साथ साथ इन्होंने मालदीव, सिंघल द्वीप, श्रीविजया, इन जगहों पर भी नवल रेड्स मारी, इन जगहों पर भी इन्होंने नवल रेड्स मारी। इसके बाद ही आगे छोड़िए, आगे बढ़ के इन्होंने पूरे बे ऑफ बंगाल को ही चोला लेक के नाम से डिक्लेयर कर दिया। पूरे बे ऑफ बंगाल को ही इन्होंने चोला लेक से डिक्लेयर कर दिया कि ये चोला लेक। अगर प्रश्न बनता है कि चोला पीरियड में गोल्डन इरा किस टाइम पीरियड को बोलते हैं, तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल को चोला टाइम पीरियड में गोल्डन इरा के नाम से जाना जाता है। गोल्डन इरा ऑफ चोला एम्पायर किसके शासनकाल को बोलते हैं? तो राजेंद्र प्रथम की। क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका दोबारा से कब स्वतंत्र हुआ? तो विजय बाहु थे, विजय बाहु ने श्रीलंका को दोबारा से स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय चोलों के राजा कौन थे? तो कुलोतुंगा थे। उस समय चोलों के राजा कौन थे? कुलोतुंगा थे। हालांकि कुलोतुंगा ने बहुत ज़्यादा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया था, बस कुलोतुंगा ने शादी करा दी थी किसकी? विजय बाहु की पुत्री की शादी सिंघल के राजकुमार से, सिंघल के राजकुमार से विजय बाहु की पुत्री की शादी करा दी थी और श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया था, और बाकी कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि दीवालों पर, मंदिरों की दीवालों पर रिटन इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, किस राजा के बारे में उसमें जानकारी मिलती है? तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन दोनों ही राजाओं के बारे में जानकारी में रिटन इंस्क्रिप्शन, जो मंदिरों की दीवालों पर रिटन इंस्क्रिप्शंस होते थे उससे मिलती थी। और इससे यह भी पता चलता है कि इन्हों दोनों लोगों के शासनकाल में मंदिरों की दीवालों पर रिटन इंस्क्रिप्शंस लगाए जाते थे। इतनी जानकारी हमें चोलों से संबंधित थी। अब हम चालुक्यों पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। वातापी कहाँ पर है? बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में वातापी नामक जगह ही चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। इसी वातापी को हम बादामी के नाम से भी जानते हैं, इसी वातापी को हम बादामी के नाम से भी जानते हैं। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बादामी थी या फिर वातापी थी। कर्नाटक के बीजापुर शहर में वातापी या बादामी के नाम से भी जिसे जानते हैं चालुक्यों की राजधानी थी।
चालुक्यों के शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्यों के टाइम पीरियड में पुलकेशिन द्वितीय नाम से जो राजा थे वह एक मोस्ट पावरफुल राजा थे। जिस प्रकार से चोलों में राजेंद्र प्रथम है, जिस प्रकार से प्रख्याति प्राप्त की थी, वैसे उनसे भी कहीं ज़्यादा चालुक्यों के टाइम पीरियड में पुलकेशिन द्वितीय जो थे वो एक अच्छे जाने माने राजा थे, मोस्ट पावरफुल राजा थे। और ये मोस्ट पावरफुल थे, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो आईहोल इंस्क्रिप्शन से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। प्रश्न आता है कालिदास के बारे में, कालिदास नाम हमें कहाँ मेंशन मिलता है, कालिदास के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो आईहोल इंस्क्रिप्शन, इसी आईहोल इंस्क्रिप्शन से हमें कालिदास के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रश्न बनता है महिलाओं की एक अच्छी पोजीशंस किसके टाइम पीरियड में पाई जाती है? तो चालुक्यों के टाइम पीरियड में महिलाओं को एक अच्छी हाई डिजिग्नेशन की पोस्ट दी जाती थी। जैसे मंत्रिपरिषद में महिलाओं को भी स्थान दिया जाता था। तो ये किसके टाइम पीरियड में महिलाओं की स्थिति ऐसी थी? चालुक्यों के टाइम पीरियड में। अब पल्लवा से संबंधित जानकारी है। पल्लवों में एक राजा थे नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम जिसको हम महामल्ला के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न बनता है महामल्ला के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो नरसिंहवर्मन प्रथम को महामल्ला के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न फिर बनता है कि पंचरथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पंचरथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा ही जो ये चालुक्यों की राजधानी है वातापी, चालुक्यों की राजधानी जो वातापी थी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसे कैप्चर कर लिया था, इसे अपने कब्जे में किया, इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया, डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद ही इन्होंने एक वातापी कोंडा के नाम का टाइटल लिया। वातापी जीतने के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा वातापी को कैप्चर करने और डिस्ट्रॉय करने के बाद वातापी कोंडा नाम का टाइटल लिया गया। और नरसिंहवर्मन प्रथम ने ही सिलोन के राजकुमार की सहायता के लिए कुछ नाविक, कुछ नवल हेल्प भी भेजे थे। तो ये प्रश्न बनता है कि किस राजा ने श्रीलंका के राजकुमार को नवल हेल्प दी थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। अगला क्वेश्चन बनता है तोलकाप्पियम बुक, तोलकाप्पियम टेक्स्ट, तोलकाप्पियम नाम की एक किताब थी जो, यह किससे संबंधित है? तो यह ग्रामर और पोएट्री की किताब थी। तो ये ग्रामर और पोएट्री की किताब थी। अगला क्वेश्चन बनता है शिलापदिकरम, शिलापदिकरम यह एक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इरानगो आदिगोल। यह कौन थे? तो ये ग्रैंडसन थे किसके? चोला के राजा करिकल, चोला के राजा करिकल के ग्रैंडसन यानी पोते थे कौन? आदिगोल। इन्होंने किताब लिखी थी शिलापदिकरम। यह किसके बारे में डिटेल हमें जानकारी देती है? तो यह एक लव स्टोरी थी। शिलापदिकरम क्या थी? एक लव स्टोरी थी। थिरुकुरल, थिरुकुरल किससे संबंधित है? तो यह एक शैव फिलॉसफी, यह एक पहली चीज तो ये फिलॉसफी है। फिलॉसफी में भी किसके सिद्धांत की फिलॉसफी है? तो शैव सिद्धांता के बारे में हमें जानकारी देता है। थिरुकुरल शैव सिद्धांत ऑफ फिलॉसफी, शैव सिद्धांत के दर्शन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अरिकमेदु, ये प्रश्न बार बार आता है। अरिकमेदु यह एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी। कहाँ पर स्थित है? तो पांडुचेरी में स्थित है। यहाँ से हमें एक मानव की पिक्चर, कुछ मनके और कुछ ज्वेलरीज प्राप्त हुई हैं जो किससे संबंधित हैं, किससे बिलोंग करती हैं? तो रोमन एम्पायर से बिलोंग करती हैं। इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर रोमन्स रहते थे। इसी को, अरिकमेदी को ही ट्रू रोमन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको ट्रू रोमन सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है यदि ट्रू रोमन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरिकमेदी को। इसको ही पोडुके के नाम से भी जाना जाता है। पोडुके, पोडुके के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरिकमेदी को। एक प्रश्न ये भी बनता है कि अम्फोरा जार किससे संबंधित था? तो अम्फोरा जार एक डबल हैंडल जार होता था जिससे ये लोग वाइन यानी दारू पीते थे। तो अम्फोरा जार क्या था? जिससे दारू पीते थे, डबल हैंडल जार होता था अम्फोरा। एक तमिल टेक्स्ट है कुराल,
एक तमिल टेक्स्ट है कुराल, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है थिरुवल्लुवर। थिरुवल्लुवर। लघु वेदा किसे कहते हैं? लघु वेदा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसी तमिल टेक्स्ट कुराल को लघु वेदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑथर कौन है? तो थिरुवल्लुवर इसके ऑथर हैं। तमिल रामायण। तमिल रामायण के लेखक कौन थे? कंबन। तमिल रामायण के लेखक कौन थे? कंबन। कुछ प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी? अभी हमने पढ़ा चालुक्यों की राजधानी जिसे बादामी के नाम से भी जाने जाते हैं, वातापी। वातापी को हम लोग बादामी के नाम से भी जानते हैं। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वादामी। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची। पांड्या की राजधानी क्या थी? मदुरई। यादवा की राजधानी क्या थी? देवागिरी। काकतीय की राजधानी क्या थी? वारंगल। इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है कि पांड्यों की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? पांड्या की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? तो वेंगी रिवर को पांड्यास की लाइफ लाइन कहते हैं। इन्हीं पांड्यों के टाइम पीरियड में, इन्हीं पांड्यों के संरक्षण में 3 संगमाज हुए थे। 3 संगमा हुए थे। ये संगम क्या है? कुछ पोएट यानी कुछ कविता लिखने वाले लोग एक बैठ करके उनकी एक कॉन्फ्रेंस होती थी। इसी कॉन्फ्रेंस को संगम के नाम से जाना जाता था। ये 3 संगम किसके टाइम पीरियड में हुए थे? तो पांड्या के पैट्रोनेज में, पांड्या के संरक्षण में ये 3 संगम हुए थे। पहला संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? तो संत अगस्त के द्वारा किया गया था। अगस्त, सेंट अगस्त के द्वारा फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था। दूसरा संगम कहाँ हुआ था? तो कपाडपुरम में हुआ था दूसरा संगम। किसकी प्रेसिडेंसी में? तो संत अगस्त की प्रेसिडेंसी में दूसरा संगम भी हुआ था। तीसरा संगम पुनः मदुरई में हुआ था, लेकिन यह प्रेसिडेंसी किसकी थी इसमें? तो नक्किरार की थी। नक्किरार की प्रेसिडेंसी में तीसरा संगम हुआ था मदुरई में। 3 संगम हुए। पहला संगम मदुरई में, दूसरा संगम कपाडपुरम में, तीसरा संगम अगेन मदुरई में। पूछा जाता है कि जो तमिल लिटरेचर का जनक किसे कहा जाता है? तमिल लिटरेचर का जनक, तमिल लिटरेचर का फादर किसे कहते हैं? तो संत अगस्त को तमिल लिटरेचर का जनक कहा जाता है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? मदुरई में है। किसके टाइम पीरियड में? मदुरई, जो कि पांड्या की राजधानी है। अभी हमने पढ़ा ना, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई। यहाँ पर स्थित है मीनाक्षी टेम्पल। किसके द्वारा बनवाई गई? तो पांड्यों के द्वारा ही बनवाई गई थी। पांड्यों में कौन से राजा ने बनवाई थी? तो कुलशेखरु पांड्या के द्वारा मीनाक्षी टेम्पल बनवाया गया था। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर? मदुरई में स्थित है। यह एक लोटस शेप्ड की टेम्पल है, कमल के आकार का मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। तो चलिए प्री मेडुअल की तरफ रुख करते हैं। प्री मेडुअल में पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के बारे में पहली जानकारी है कि पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता था, इन्हें हम लोग कॉमनली पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के राजा थे, अजमेर के रूलर थे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनकी लड़ाई 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में, 1191 एडी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत हासिल करते हैं, परंतु तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1 साल बाद जब द्वितीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आला उदल कौन थे? तो आल्हा का ही छोटा भाई थे उदल, आला के ही छोटे भाई थे उदल।
इनकी वीर गाथाएं बहुत फेमस हैं। कहा जाता है कि इन्होंने कुल 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें ऑलमोस्ट सारी लड़ाइयाँ इन्होंने जीती थी। ये चंदेल राजा के कमांडेंट थे। चंदेल राजा परमादेव के कमांडेंट थे। इनकी विभेद पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुई थी, उन्हीं के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? तो चंद्रबरदाई ने। परमाल रासो किसने लिखी थी? तो इसको भी चंद्रबरदाई ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आला खंड किसके द्वारा लिखा गया था? तो जगनिक के द्वारा। हमीर रासो किसने लिखा था? तो शारंगदेव के द्वारा। हमीर रासो किसने लिखा था? शारंगदेव के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि जिजाग भुक्ति एंशियंट पीरियड में, एंशियंट क्या, प्री मेडिवल पीरियड में जिजाग भुक्ति किस स्थान को कहते थे? तो बुंदेलखंड को, वर्तमान का जो बुंदेलखंड है इस रीजन को, उसमें जिजाग भुक्ति कहते थे। क्वेश्चन आता है, पुनरावर्धन भुक्ति किसे कहते थे? पुनरावर्धन भुक्ति उस टाइम पर किसे कहते थे? तो नॉर्थ बंगाल रीजन को, बंगाल का जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसे पुनरावर्धन भुक्ति के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो गोपाला नाम से जो व्यक्ति थे, ये पाल डायनेस्टी के संस्थापक थे। गोपाल एक ऐसे व्यक्ति थे, नॉर्मली उस समय पर राजा का बेटा राजा होता था, लेकिन गोपाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो वर्तमान की तरह इलेक्टेड पर्सन थे। जैसे आज हम लोग लोकतंत्रात्मक राज्य है, ऐसे ही गोपाल जो थे वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड राजा थे। इनको लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किया था। इसी पाल डायनेस्टी के एक राजा धर्मपाल, जिन्होंने 2 महान चीज़ों की संस्थापना की थी। प्रश्न आता है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। सोमपुरी की भी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। सोमपुरी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो भागलपुर बिहार में है। वर्तमान का बिहार के भागलपुर में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और इसको डिमोलिश यानी विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का विध्वंस किया था, नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटा एम्पायर को फाउंड किसने किया था? तो ये इसके फाउंडर थे दांडी दुर्ग, जिन्हें हम दांती वर्मन के नाम से भी जानते हैं। तो दांती दुर्ग राष्ट्रकूट एम्पायर के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट संस्थापक की राजधानी क्या थी राष्ट्रकूट एम्पायर की? तो हिरण्यगर्भ। राष्ट्रकूट एम्पायर की राजधानी क्या थी? हिरण्यगर्भ। राष्ट्रकूट एम्पायर के संस्थापक कौन थे? तो दांटी दुर्ग या दांटी वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुज्जार और प्रतिहार डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? तो प्रतिहारा के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहारा के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। प्रतिहारा की कैपिटल क्या थी? उनकी राजधानी क्या थी? तो कन्नौज। प्रतिहारा की कैपिटल क्या थी? कन्नौज। कन्नौज को उन दिनों महोदया कहा जाता था। कन्नौज को उन दिनों महोदया के नाम से जाना जाता था, यानी महोभोज या प्री मेडिवल पीरियड में कन्नौज को महोदया के नाम से जाना जाता था। इसी प्रतिहार में जो एक पावरफुल राजा थे, सबसे पावरफुल राजा उस टाइम पे कौन थे? मिहिर भोज। गुज्जार प्रतिहार डायनेस्टी में जो एक पावरफुल किंग थे मिहिर भोज थे। मिहिर भोज को ने 2 टाइटल लिया था, एक आदिवराह और प्रभा। प्रश्न आता है आदिवराह का टाइटल किसे मिला था, किसने लिया था? तो मिहिर भोज ने। प्रभा का टाइटल किसने लिया था? तो मिहिर भोज ने। मिहिर भोज वैष्णविज्म को फॉलो करते थे। मिहिर भोज वैष्णववाद को फॉलो करते थे। मिहिर भोज किस संस्थापक के राजा थे? गुर्जर और प्रतिहार के राजा थे मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवरा और प्रभा का टाइटल लिया था। इनके टाइम पर राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। मिहिर भोज के टाइम पर कन्नौज को क्या कहा जाता था? महोदया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? परमार डायनेस्टी के संस्थापक फाउंडर कौन थे? सियाक सेकंड। परमार डायनेस्टी के संस्थापक सियाक सेकंड। परमार की राजधानी कहाँ थी? तो धारा। धारा कहाँ पर है? एमपी में।
इसी परमार डायनेस्टी के राजा भोज ने स्थापना कराई थी भोजशाला टेम्पल की। कहाँ पर है भोजशाला टेम्पल? धारा एमपी में ही है। उनकी कैपिटल धारा में ही भोजशाला टेम्पल की संस्थापना कराई थी। किसने? राजा भोज ने। ये भोजशाला टेम्पल माँ सरस्वती से संबंधित है। भोजशाला टेम्पल माँ सरस्वती से संबंधित है। भोजशाला टेम्पल की स्थापना किसने कराई थी? तो किंग भोज ने कराई थी। परमार डायनेस्टी की कैपिटल कहाँ पर थी? तो धारा एमपी में, जहाँ पर भोजशाला टेम्पल है। कौन संस्थापक था परमार डायनेस्टी का? सियाक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्री मेडिवल पीरियड में कि कुछ स्थान जिसे प्रेजेंट डे में क्या बोला जाता है? तो आज के अलीगढ़ को प्री मेडिवल पीरियड में कायल बोलते थे, कायल। आज के वर्तमान अलीगढ़ को, यूपी के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट को उस समय कायल बोलते थे। महोबा डिस्ट्रिक्ट को उस समय क्या बोलते थे? महोत्सव नगर। महोबा डिस्ट्रिक्ट को महोत्सव नगर के नाम से जानते थे। कन्नौज को अभी हमने ऊपर पढ़ा ही, महोदय श्री कहते थे, महोदया या महोदय श्री कहते थे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट को। बुंदेलखंड को भी हमने ऊपर पढ़ा कि बुंदेलखंड को जिजाक भुक्ति कहते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वरा ने क्या लिखी थी? मिताक्षरा। प्रश्न आता है मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वरा ने। दाएं भाग के ऑथर कौन है? तो जी मूत वाहन ने दाएं भाग लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वृद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, क्या क्या? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वृद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश। इन सबको किसने लिखा था? तो राजशेखर ने लिखा था। राजशेखर ने क्या क्या लिखा था? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, वृद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश। किसने लिखा था? राजशेखर कौन थे? तो ये कोर्ट स्कॉलर थे। किसके कोर्ट स्कॉलर थे? गुर्जर प्रतिहारा के कोर्ट स्कॉलर थे, यानी उनके दरबारी स्कॉलर थे। कौन थे? राजशेखर। तो यही इतना था हमारा प्री मेडिवल से संबंधित। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।